हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का संघर्ष क्लासेस में स्वागत है। हम लोग एसपीटी एक्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों। ये सेकंड पार्ट वीडियो है। फर्स्ट पार्ट वीडियो आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, आप उसको जाके नीचे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। संथाल परगना भूधारक अनुपूरक अधिनियम 1949 सेकंड पार्ट वीडियो दोस्तों, है ना। अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि कैसे कैसे इसका शुरुआत हुआ, है ना दोस्तों। इसको जेएफ गैंजर ने है तो सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार किया है दोस्तों। ये सारा चीज हम लोगों ने देख लिया है पहले। हम लोग कुछ भाग भी लगभग 3 भाग पिछले वीडियो में देख चुके हैं दोस्तों। शुरू करते हैं, उससे आगे हम लोग आज जो 4th भाग है वहां से देखते हैं दोस्तों, है ना। इंपॉर्टेंट ये सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। अध्याय 1 अध्याय 2 ये सारा पढ़ चुके हैं। तीन पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। आज शुरू करेंगे अध्याय 4 से, है ना। अध्याय 4 में धारा 27 से लेकर 42 तक है। हम पहले ही बता चुके दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट धारा है उसी को पढ़ रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग यहाँ नहीं देख रहे हैं। आप लोग उसको एक बार ओवरव्यू कर सकते हैं, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जो इंपॉर्टेंट है हम लोग उसी को देख रहे हैं। चलिए देखते हैं अध्याय 4। इसमें धारा 27 से 42 तक है। इसमें क्या है, बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती, है ना। जो बंजर भूमि है और जो खाली जोत है उसकी कैसे बंदोबस्ती हो सकता है उसके बारे में बोल रहा है। धारा 38 है, गांव के चारागाह या गोचर भूमि, है ना। गांव का चारागाह या गोचर भूमि का बंदोबस्ती होगी और ना ही, अच्छा ये कह रहा है कि गांव के चारागाह या गोचर भूमि का ना तो, है ना, ना तो जो गांव का चारागाह भूमि है या गोचर भूमि है उसका ना तो बंदोबस्ती होगी और ना ही इस पर खेती या अन्य कार्य होगी, है ना। ये कह रहा है कि जो गांव के जो चारागाह है या गोचर भूमि है उसका ना तो बंदोबस्ती हो सकता है और ना ही इस पर खेती या अन्य कार्य होगी। इसी प्रकार धारा 42 कहता है, उपायुक्त के को किसी भी समय स्वेच्छा से आवेदन मिलने पर गलत तरीके से दखल की गई भूमि को खाली करने का आदेश देने का अधिकार है ना दोस्तों। ये कह रहा है कि उपायुक्त को किसी भी समय अगर स्वेच्छा से आवेदन मिलता है और गलत तरीके से कोई दखल किया गया भूमि है तो उसको खाली कराया जा सकता है उपायुक्त के द्वारा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। देखिए अध्याय 5 में ये सारा इंपॉर्टेंट नहीं था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। इसको बस हम लोग एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। अध्याय 5 इसमें धारा 43 से लेके 52 तक है। इसमें लगान के बारे में बात किया गया है। किसके बारे में, लगान, कैसे टैक्स लगेगा उसके ऊपर। अध्याय 6 इसमें धारा 53 है, मात्र एक ही धारा है इसमें 53। इसमें भूस्वामी भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन, है ना, भूस्वामी के द्वारा भूमि का कैसे अर्जन किया जाएगा उसके बारे में धारा 6 में बात किया गया। अध्याय 6 में बात किया गया है। अध्याय 7 धारा 54 से धारा 63 तक, जो अध्याय 7 है उसमें धारा 54 से लेकर धारा 63 तक है। ये इसमें न्यायिक प्रक्रिया के बारे में बात किया गया है। इसके बारे में न्यायिक प्रक्रिया के बारे में बात किया है। अध्याय 8 इसमें धारा 64 से लेकर धारा 66 तक है। इसमें परिसीमा की बात की है, किसी परिसीमा की बात की गई है। अध्याय 6 में अध्याय 9 में धारा 67 से लेके 72 तक। आपको पता है कि टोटल 72 धारा ये हम लोग को पढ़ना है। इसमें विविध प्रावधान जो भी है वो इसको इसमें डाला गया है दोस्तों। चलिए तो इसका हम लोग देखते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है धारा 71, है ना। राज्य सरकार को अधिसूचना के आधार पर एसपीटी एक्ट को जारी रखने के लिए नियम बना, है ना। जो एसपीटी एक्ट का जो उद्देश्य है उसको जारी रखने के लिए धारा 71 के तहत इसमें कानून बनाया जा सकता है। अब एसपीटी एक्ट का मूल्यांकन करते हैं दोस्तों। एसपीटी एक्ट 1949 संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल है ना। जो एसपीटी एक्ट 1949 है वो संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। क्यों, ताकि न्यायालय इसमें हस्तक्षेप ना करे, इसीलिए इसको 9वीं अनुसूची में डाला गया। 2016 में एसपीटी एक्ट की धारा 13 में संशोधन का प्रस्ताव था। 2016 में एसपीटी एक्ट का धारा 13 में संशोधन का प्रस्ताव था,
जो अब वापस ले लिया गया है। संशोधन में रैयत को भूमि की प्रकृति बदलने का, स्वामित्व से वंचित ना किए जाने का प्रस्ताव था, है ना? इसमें था कि संशोधन में ये करना था कि रैयत को भूमि की प्रकृति बदलने का जो अधिकार नहीं है, उससे वंचित ना किए जाने का प्रावधान इसमें था, है ना? यानी जो रैयत था उसको प्रकृति बदलने का अधिकार इसमें दिया जा रहा था दोस्तों, है ना? अब संथाल परगना क्षेत्र में बसौड़ी भूमि को छोड़कर अन्य किसी भी रैयती भूमि की बिक्री नहीं हो सकती है। हम लोग अभी पिछले वीडियो में भी देखे थे दोस्तों कि बसौड़ी भूमि को ही हस्तांतरित किया जा सकता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि बसौड़ी भूमि को छोड़ के अन्य किसी भी तरह का भूमि को नहीं बिक्री किया जा सकता है। अब है दोस्तों ये सारे राज्य के अन्य कानून जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें है विल्किंसन कानून, है ना? विल्किंसन नियमावली। ये कह रहा है दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी स्वाफा, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, है ना? साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, इसका निर्माण कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1837 में। कब? कोल विद्रोह के बाद, है ना? के लिए गवर्नर जनरल के एजेंट कौन थे? गवर्नर जनरल के एजेंट थॉमस विल्किंसन ने छोटानागपुर क्षेत्र के शासन के लिए एक नियमावली बनाई, जो विल्किंसन नियमावली के नाम से जाना जाता है ना? विल्किंसन नियमावली के नाम से जाना जाता है। इसमें हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को बनाए रखा गया है। हो जनजाति के मानकी को पुलिस प्रमुख, है ना? जो इसमें क्या किया गया, जो विल्किंसन कानून है उसमें यह किया गया है कि हो जनजाति की जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है उसको इसमें बनाए रखा गया है ना? इसमें क्या किया गया, मानकी को पुलिस प्रमुख बनाया गया है। मानकी को पुलिस प्रमुख एवं राजस्व समाहर्ता की भूमिका प्राप्त है। किसको? मानक को पुलिस प्रमुख बनाया गया है और राजस्व समाहर्ता का भूमिका इसको प्राप्त है। इससे फौजदारी एवं दीवानी विवादों के निष्पादन का अधिकार है। इसको क्या है कि इसको फौजदारी, है ना, और दीवानी विवादों के निष्पादन का अधिकार है इसको, है ना दोस्तों? फौजदारी मतलब लड़ाई झगड़ा, दीवानी मतलब जो आपका भूमि संबंधी कोई भी विवाद है ना? इसका निष्पादन का अधिकार है मानकी को। मुंडा को अपने गांव में पुलिस अधिकारी एवं राजस्व समाहर्ता का मान्यता प्राप्त है ना? और मुंडा को भी अपने गांव में पुलिस अधिकारी और समाहर्ता का अधिकार प्राप्त है। 1831-32 के कोल विद्रोह के पश्चात अंग्रेज सरकार ने देश के सामान्य कानून को सिंहभूम को ही की हो जनजाति, है ना? एक मिनट, 1831-32 के कोल विद्रोह के पश्चात अंग्रेज सरकार ने देश के सामान्य कानून को सिंहभूम की हो जनजाति के लिए उपयुक्त नहीं माना, है ना? कि देश का जो सामान्य कानून था वो सिंहभूम के हो जनजाति के लिए उसको उपयुक्त नहीं माना, है ना? परिणाम स्वरूप 1833 को बंगाल रेगुलेशन 13 लागू किया गया। जो बंगाल रेगुलेशन 13 है उसको लागू किया गया इसके परिणाम स्वरूप 1833 को, है ना? और संपूर्ण छोटानागपुर क्षेत्र में तो गैर विनियमन घोषित किया गया, है ना? यानी पूरा छोटानागपुर क्षेत्र को नॉन रेगुलेशन एरिया घोषित किया गया दोस्तों, है ना? ये कब हुआ? 1831-32 का कोल विद्रोह के बाद हुआ। इस क्षेत्र को सामान्य कानून की परिधि से बाहर रखा गया, है ना? जो ये कानून था, इस क्षेत्र को जो सामान्य कानून था, जो और भी देश के सामान्य कानून था, उसकी परिधि से बाहर रखा गया और गवर्नर जनरल के एजेंट विल्किंसन के अधीन कर दिया गया ना? और इस क्षेत्र को गवर्नर जनरल विल्किंसन के अधीन कर दिया गया। इस क्षेत्र में न्याय के प्रशासन के लिए एक विशेष नियमावली बनाई गई, है ना? और जो यहाँ न्याय का प्रशासन है उसके लिए एक विशेष नियमावली बनाई गई, है ना? जो विल्किंसन नियमावली कहलाई। क्या? जो विल्किंसन नियमावली कहलाती है। यह नियमावली कोल्हान क्षेत्र में 1837 में लागू की गई। इसमें स्थानीय प्रशासन ने गांव की परंपरागत संस्थाओं और मुंडा एवं मानकी के दीवानी एवं फौजदारी अधिकार के संरक्षण पर बल दिया। इसमें क्या था कि जो कोल्हान क्षेत्र में 1837 में जो लागू किया गया था, क्या?
साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी, इसमें क्या किया गया, स्थानीय प्रशासन के जो पारंपरिक संस्थान थे, है ना, मुंडा एवं मानकी, इनको दीवानी एवं फौजदारी जो इनका अधिकार था उसको संरक्षण दिया गया, है ना। इनके रीति रिवाज, इनका जो रीति रिवाज को कानूनी मान्यता दी गई, जो इनका रीति रिवाज था उनको भी कानूनी मान्यता दी गई। 1938 में मुंडा मानकी हुकूकनामा के दिया गया। 1938 में मुंडा मानकी हुकूकनामा दिया गया, जिनसे इनके अधिकारों एवं कर्तव्य का, जिसमें इनके अधिकार और कर्तव्य का उल्लेख है दोस्तों। मुंडा मानकी का पद वंशानुगत है, लेकिन ऐसा तभी तक होगा जब मुंडा मानकी योग्यता एवं जब हुकूकनामा के अनुसार कार्य करेगी, है ना। ये मतलब क्या है कि मुंडा मानकी का पद जो है वंशानुगत है, परंतु ये तभी तक बना रहेगा जब तक क्या, मुंडा मानकी का योग्यता एवं हुक्मनामा के अनुसार वो लोग कार्य करेंगे। उनका जो मान्यता और हुक्मनामा है उसी के अनुसार जब तक कार्य करेगा तभी तक इनको वंशानुगत रखा जाएगा, नहीं तो फिर चुनाव किया जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हुक्मनामा के अनुसार मानकी को दारोगा बनाया गया। हुक्मनामा के अनुसार क्या किया गया, मानकी को दारोगा बनाया गया, मुंडा को हवलदार बनाया। मानकी जो है उसको दारोगा, मुंडा को हवलदार और डाकुआ को सिपाही का अधिकार प्राप्त है ना, और जो डाकुआ है उसको सिपाही का अधिकार प्राप्त है। मुंडा मानकी के निर्णय को न्यायालय भी मान्यता देती है। जो मुंडा मानकी है उसके निर्णय को कौन, न्यायालय भी मान्यता देता है ना दोस्तों। गांव के विवादों का निर्णय गांव में ही होता है। मुंडा मानकी को मालगुजारी अदा करने, प्रति जमी को बंदोबस्त करने, प्रति जमी है ना, प्रति मतलब खाली जमीन, प्रति जमीन को बंदोबस्त करने, जंगल का देखभाल करने इत्यादि का अधिकार है। इस प्रकार मुंडा मानकी को राजस्व, पुलिस और न्यायालय तीनों का अधिकार है ना। इस प्रकार जो है मुंडा मानकी को राजस्व का, पुलिस का और न्यायालय का तीनों का इसको अधिकार प्राप्त है। कैसे कैसे, क्योंकि मानकी को दारोगा बनाया जाता है, मुंडा को हवलदार बनाया जाता है और डाकुआ को सिपाही बनाया जाता है। उसी प्रकार मुंडा और मानकी के निर्णय जो है वो न्यायालय को भी मान्यता प्राप्त है, न्यायालय में भी उसके बात को माना जाता है। और जो गांव का विवाद का निर्णय गांव में ही लोग करते हैं, है ना। इसी तरह मुंडा मानकी जो मालगुजारी का है उसको लेते हैं लोगों से, है ना। और जो खाली जमीन है, प्रति जमीन, उसको बंदोबस्त करते हैं, जंगल का देखभाल करते हैं। इस तरह से मुंडा मानकी को राजस्व, पुलिस और न्यायालय तीनों का अधिकार प्राप्त है दोस्तों, है ना। अब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायत उपबंध अधिसूचित क्षेत्र का विस्तार अधिनियम 1996, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया एक्ट, पेसा, पेसा एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ना। पंचायत उपबंध अधिसूचित क्षेत्र का विस्तार अधिनियम 1996, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया एक्ट, पेसा एक्ट। ये बोल रहा है कि 73वां संविधान संशोधन कानून 1992, अब 1992 पंचायत कानून इसको कहते हैं ना, के द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त दिया गया। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, पता है 1992 के द्वारा जो है पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। 1996 में पंचायती कानून में संशोधन, 1996 में पंचायती कानून में संशोधन कर अधिसूचित क्षेत्र में लागू है, जो पेशा के नाम से जाना जाता है। इसको क्या बोला जाता है, पेशा के नाम से इसको जाना जाता है, पेशा, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया, है ना, इसके नाम से ये प्रचलित है। अधिसूचित क्षेत्र का आशय, अधिसूचित क्षेत्र का क्या आशय, वैसे क्षेत्र से है जिनका अनुच्छेद 241 ए, जो 241(1) है, एवं पंचायत 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा पहचान प्राप्त है ना। इनका अनुच्छेद 241(1) एवं 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा पहचान प्राप्त है। उन्हीं को अधिसूचित क्षेत्र का, अनुसूचित क्षेत्र उन्हीं वैसे ही क्षेत्र को कहा जाता है ना। पेशा कानून झारखंड सहित देश के सिर्फ उन राज्यों में लागू है जहां अधिसूचित क्षेत्र है। पेशा कानून जो है झारखंड सहित पूरे देश में सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में लागू है जहां अधिसूचित क्षेत्र है, बस वहीं पे पेशा लागू है। जहां जहां अधिसूचित क्षेत्र है वहीं पे पेशा कानून एक्ट लागू है ना। पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया, पेशा, है ना। अधिसूचित क्षेत्र में परंपरागत ग्राम सभा के माध्यम से स्वशासन के लिए, है ना दोस्तों, जो अधिसूचित क्षेत्र है वहां पे परंपरागत ग्राम सभा
के माध्यम से स्वशासन के लिए संसद के पेशा कानून 1996 पारित है ना। संसद जो वहां पे अधिसूचित क्षेत्र है वहां पे परंपरागत ग्राम सभा के माध्यम से स्वशासन के लिए संसद के पेशा कानून 1996 पारित है वहां पे, है ना। ठीक है दोस्तों, इसके तहत अधिसूचित क्षेत्र के संदर्भ में झारखंड कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता है जो परंपरागत पंचायती व्यवस्था के विरुद्ध है। झारखंड ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता है जो परंपरागत पंचायती व्यवस्था के खिलाफ है ना। ऐसा कोई कानून नहीं झारखंड का सरकार बना सकता है ना। यानी परंपरागत पंचायती व्यवस्था के अनुरूप ही झारखंड सरकार कानून बना सकता है। अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा को व्यापक अधिकार है और राज्य सरकार आदिवासियों के पारंपरिक कानून एवं रीति रिवाज को ध्यान में रखकर ही कानून बनाता है ना। तो इसके तहत क्या है, अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा का एक व्यापक अधिकार दिया गया ना, बहुत बड़ा अधिकार है इसको। राज्य सरकार आदिवासियों के पारंपरिक कानून है और जो रीति रिवाज इसको ध्यान में रखकर ही कानून बनाता है। ग्राम सभा को स्थानीय परंपरा, संस्कृति एवं संसाधन के संरक्षण का अधिकार है ना। जो ग्राम सभा है वो स्थानीय परंपरा जो वहाँ का जो संस्कृति, वहाँ का जो संसाधन है, वहाँ जो रीति रिवाज है वो सबका संरक्षण करने का अधिकार प्राप्त है इनको। ग्राम सभा को ही विकास योजनाओं को स्वीकृति देने का भी अधिकार है। और जो वहाँ पेशा जहाँ जहाँ लागू है वहाँ पे ग्राम सभा को ही विकास योजनाओं को स्वीकृति देने का अधिकार प्राप्त उसी को है। ऐसा नहीं कि बिना ग्राम सभा के स्वीकृति से कोई भी कानून हम बना सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप ये इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। पेशा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, है ना। पेशा बहुत ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है। पेशा झारखंड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन रहता है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ कि मैं आपको सारे टॉपिक को समझा पाया, क्लियर कर पाया मैं दोस्तों। आपको सीएनटी और एसपीटी दोनों का एक साथ एमसीक्यूज मिलेगा दोस्तों। सीएनटी और एसपीटी का दोनों का एमसीक्यूज एक साथ मिलेगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा दोस्तों उसमें, तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं दोस्तों। आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, फेसबुक का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। इंस्टा का, ट्विटर का, सबका लिंक मिल जाएगा दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। हमारे ये सारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप उससे जुड़ेंगे ताकि आपको हमेशा अपडेट मिलते रहे दोस्तों। आपको अलग अलग कोई भी अपडेट है वहां से आपको मिल सकता है दोस्तों। इसलिए आपको मैं बोलूंगा कि वहां जाके आप लोग उससे ज्वाइन करें, टेलीग्राम में खासकर ज्वाइन करें दोस्तों, है ना। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।